I bet you didn't know about the birth of a mystic in a small village. 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो एक अजीब से इंसान थे, एक मिस्टिक जिसे रोल्स रॉयस बहुत पसंद थी, एक बागी जो मेडिटेशन करने को कहता था। ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, अलग अलग विचारों का भनवर थे, जिन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक नियमों को चुनौती दी। उनकी जिंदगी और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। ओशो की कहानी एक आंदोलन की है। ये सच्चाई की तलाश और चेतना जगाने की कहानी है। उनके शब्द ज्ञान से भरे होते थे, जो हमें स्वतंत्र होने की आजादी देते हैं। ये ओशो का सफर है, जिसने अलग होने की हिम्मत की, उस मिस्टिक का जिसने जिंदगी के साथ नाच किया, और उस गुरु का जो आज भी साधकों को खुद को खोजने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। भारत के बीचों बीच बसे एक छोटे से कस्बे कुचवाड़ा में एक बागी का जन्म हुआ। एक पारंपरिक जैन परिवार में जन्मे छोटे चंद्रमोहन, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, ने छोटी उम्र से ही एक जिज्ञासु दिमाग और एक अटूट भावना का परिचय दिया। उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया, जिन्होंने उन्हें काफी हद तक आजादी दी। ओशो ने एक स्वतंत्र विचारधारा और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाए, बचपन की मासूमियत और तीव्रता के साथ सामाजिक मानदंडों और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। बाद में पूछताछ की इस शुरुआती भावना ने उनकी शिक्षाओं की नींव रखी, जिससे उनके अनुयायियों को सवाल करने, तलाशने और अंततः अपनी सच्चाई खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक बच्चे के रूप में भी ओशो ने एक उल्लेखनीय जागरूकता का प्रदर्शन किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता, बहस के प्रति अपने प्रेम और जीवन और मृत्यु पर अपनी गहरी टिप्पणियों से अपने बड़ों को चुप कराने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। कुचवाड़ा में ये शुरुआती साल, जहां परंपरा एक जिज्ञासु दिमाग से मिली, उस व्यक्ति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो ओशो बनेगा। ज्ञान की प्यास ने ओशो को सच्चाई की निरंतर खोज पर ले जाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करते हुए और दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल करते हुए शिक्षा की दुनिया में कदम रखा। समझ की उनकी तलाश पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं से परे थी। उन्होंने धर्म, दर्शन और तत्व मीमांसा पर किताबें पढ़ डाली, खुद को बुद्ध, लाओ त्सु और प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की शिक्षाओं में डुबो दिया। उनका दिमाग पूर्वी रहस्यवाद और पश्चिमी विचारों का मिश्रण अपना एक अनूठा दृष्टिकोण तैयार करने लगा, पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती दी और एक नया रास्ता बनाया। ओशो के विश्व दृष्टि को आकार देने में गहन बौद्धिक खोज का यह दौर महत्वपूर्ण था। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाए, धार्मिक सिद्धांतों की चीर-फाड़ की, सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और स्थापित विचार के दायरे से परे जवाब तलाशे। यह विद्रोही भावना, सवाल करने का यह साहस उनकी शिक्षाओं की पहचान बन गया। इसी समय के दौरान ओशो को गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के क्षणों का अनुभव होने लगा। उन्होंने 21 साल की उम्र में आत्मज्ञान का अनुभव करने की बात कही, एक परिवर्तनकारी अनुभव जिसने उनके जीवन के उद्देश्य को परिभाषित किया और उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर किया। युवा दर्शन शास्त्र के लेक्चरर, जो अपने अपरंपरागत विचारों और करिश्माई उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, जल्द ही आचार्य रजनीश में बदल गए। एक आध्यात्मिक शिक्षक, जिन्होंने अपनी तेज बुद्धि और प्राचीन ग्रंथों की क्रांतिकारी व्याख्याओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती दी, आध्यात्मिकता के लिए एक अधिक व्यक्तिवादी और अनुभवात्मक दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने ध्यान को अपनी आंतरिक क्षमता को उजागर करने की कुंजी के रूप में जोर दिया और जीवन को उसकी संपूर्णता में मनाने के तरीके के रूप में 1960 के दशक में एक आंदोलन का जन्म हुआ। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। उनके करिश्मे, उनके ज्ञान और प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता के उनके संदेश पर आकर्षित होते थे। आचार्य रजनीश, जिन्हें बाद में भगवान श्री रजनीश और अंत में ओशो के रूप में जाना गया, एक ताकत बनते जा रहे थे, यथास्थिति को चुनौती दे रहे थे और एक आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दे रहे थे। भाग 5, कम्यून और विवाद, रजनीशपुरम। 1970 के दशक ने ओशो के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अपने बढ़ते समुदाय के लिए
और अधिक अनुकूल वातावरण की तलाश में ओशो ने पुणे, भारत में एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम पूर्व और पश्चिम का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया, जो दुनिया के सभी कोनों से साधकों को आकर्षित करता था, जो ओशो के ध्यान, चिकित्सा और उत्सव के अनूठे मिश्रण के लिए तैयार थे। हालांकि ओशो की बढ़ती लोकप्रियता और अपरंपरागत शिक्षाओं ने विवादों को भी जन्म दिया। कामुकता के प्रति उनके खुले रवैये और संगठित धर्म और राजनीतिक संरचनाओं की उनकी आलोचना ने उन्हें रूढ़िवादी समूहों और भारत सरकार के निशाने पर ला दिया। बढ़ते दबाव और कानूनी चुनौतियों का सामना करते हुए ओशो 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और ग्रामीण ओरेगॉन में रजनीशपुरम नामक एक नए कम्यून की स्थापना की। रजनीशपुरम एक यूटोपियन समाज के ओशो के दृष्टिकोण पर बना एक समृद्ध समुदाय जल्द ही स्थानीय समुदाय और अधिकारियों के साथ संघर्ष में उलझ गया। कम्यून की सफलता, इसकी अपरंपरागत प्रथाओं और इसके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण छोटे शहर अमेरिका के रूढ़िवादी मूल्यों के साथ संघर्ष हुआ। भाग 6, निर्वासन और वापसी, एक अशांत अध्याय। विचारधाराओं का संघर्ष एक उबलते हुए बिंदु पर पहुंच गया, जिसका समापन ओशो और उनके अनुयायियों के खिलाफ कानूनी लड़ाइयों और आरोपों की एक श्रृंखला में हुआ। 1985 में ओशो को आव्रजन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने अगले कुछ साल दुनिया की यात्रा में बिताए, विभिन्न देशों में शरण मांगी, लेकिन निरंतर विरोध और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। निर्वासन की यह अवधि ओशो के जीवन में एक अशांत अध्याय थी, जो अत्यधिक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक परीक्षण का समय था। फिर भी इस सब के माध्यम से उनकी भावना अटूट रही। उन्होंने पढ़ाना, ध्यान करना और अपने अनुयायियों को आंतरिक शांति और स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाना जारी रखा। 1989 में ओशो पुणे, भारत में अपने आश्रम लौट आए, जो उनकी अनुपस्थिति में भी फलता फूलता रहा। उन्होंने अपने प्रवचनों को फिर से शुरू किया, साधकों की एक नई पीढ़ी को आकर्षित किया। भाग 7, ओशो की विरासत, एक कालातीत अनुनाद। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपने शरीर को त्याग दिया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी प्रेरित और उत्तेजित करती है। उन्होंने कभी खुद को मसीहा होने का दावा नहीं किया, बल्कि एक ऐसे गुरु होने का दावा किया जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया। उनकी शिक्षाएं पूर्वी रहस्यवाद, पश्चिमी मनोविज्ञान और उनकी अपनी गहन अंतर्दृष्टि का एक अनूठा मिश्रण धर्म, संस्कृति और समय की सीमाओं को पार करता है। उन्होंने प्रेम, ध्यान, जागरूकता और जीवन को प्रामाणिकता और तीव्रता के साथ जीने के महत्व के बारे में बात की। ओशो की विरासत उनकी अनगिनत पुस्तकों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो के माध्यम से जीवित है, जिनका 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। उनकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं, मार्गदर्शन, प्रेरणा और आंतरिक परिवर्तन का मार्ग प्रदान करती हैं। भाग 8, 21वीं सदी में ओशो आधुनिक साधक के लिए एक प्रकाश स्तंभ। बढ़ती जटिलता, अनिश्चितता और आध्यात्मिक वियोग की भावना से जूझ रही दुनिया में ओशो की शिक्षाएं एक ताजा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। आंतरिक शांति के लिए एक उपकरण के रूप में ध्यान पर उनका जोर, जीवन का उसकी संपूर्णता में उत्सव और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए उनका आह्वान आधुनिक समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। ओशो का प्रेम, करुणा और जागरूकता का संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है। उनकी शिक्षाएं व्यक्तिगत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, व्यक्तियों को सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्त होने, अपने व्यक्तित्व को अपनाने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सूचना अधिभार और डिजिटल विकर्षणों के युग में ओशो की क्लीन कॉन्शियंस और ध्यान पर शिक्षाएं आंतरिक शांति और स्पष्टता का मार्ग प्रदान करती हैं। रिश्तों, प्यार और कामुकता में उनकी अंतर्दृष्टि प्रासंगिक बनी हुई है, व्यक्तियों को जीवन के इन पहलुओं को अधिक जागरूकता और प्रामाणिकता के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 9, आत्मज्ञान की तलाश, ओशो का स्थायी संदेश। ओशो का जीवन और शिक्षाएं हमारे समय के लिए एक गहरा संदेश देती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि आत्मज्ञान कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि होने की अवस्था है। जागरूकता, आनंद
और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध के साथ जीवन का अनुभव करने का एक तरीका है। उनकी विरासत अंधविश्वास या हठधर्मिता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रश्न करने, तलाशने और अंततः अपनी सच्चाई खोजने के बारे में है। ओशो का संदेश जागने, जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करने और साहस, करुणा और हास्य की भावना के साथ आत्म खोज की यात्रा पर निकलने का आह्वान है। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को अधिक जागरूक, प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। अंत में दुनिया के लिए ओशो का सबसे बड़ा उपहार यह अनुस्मारक है कि हम सभी आत्मज्ञान प्राप्त करने, अपनी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को यहीं अभी प्राप्त करने में सक्षम हैं। ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को हुआ था। उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना बताया गया।